की इस काव्य संध्या की अगली कवित्री है सीमा बागला जी। सीमा जी, आप जुड़ चुकी हैं हमारे साथ। हाँ जी। मेरी आवाज आ नमस्कार। रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है। आपका स्वागत है। जन्म धन्यवाद। और बीकॉम की शिक्षा सीमा जी की कलकत्ता शहर में हुई, सिटी ऑफ जॉय। प्रारंभ से हिंदी कविताओं में थोड़ी रुचि बनी रही। शुरू में दो चार पंक्तियों की कविताएं लिखती थी जो मित्रों और स्वजनों को पसंद आने लगी। धीरे धीरे उनसे निजी फैमिली फंक्शंस पर कुछ लिखने का आग्रह आने लगा और इस तरह एक नए शौक का सफर शुरू हुआ और हमें एक नया कवि, एक नया लेखक मिला। स्कूल में पढ़ी कविताओं को अब एक नई दिलचस्पी के साथ पढ़ने लगी और उसमें एक अद्भुत रस का आभास होने लगा और हिंदी भाषा के प्रति गहरा प्रेम पनपने लगा। 2014 में पति और अपने दो पुत्रों के साथ सीमा जी कनाडा शिफ्ट हो गई और नए जीवन की व्यस्तता में लिखने का क्रम थोड़ा धीमी गति से जारी रहा। पर लगभग 4 वर्ष पहले हिंदी राइटर्स गिल्ड में इनका परिचय हुआ और यहाँ इनकी कविताओं को जो सराहना मिली, उसमें इनके मन में उससे उनमें इनके मन में एक आत्मविश्वास जागा और इस सफर को आगे बढ़ाने का उत्साह भी। तो मैं स्वागत करता हूं सीमा जी का कि वो अपना काव्य पाठ करें। सीमा जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद विद्या जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इस महाभारती कविता महायज्ञ में अपनी जो आहुति देने का जो मुझे अवसर मिला है, उसके लिए मैं हिंदी राइटर्स गिल्ड का बहुत आभार प्रकट करना चाहती हूँ। खास करके आशा दीदी का, जिनके प्रोत्साहन से मैं आज इस मंच पर हूँ। इतने श्रेष्ठ लेखक और कवियों के बीच आना मुझे थोड़ी घबराहट भी हो रही है और आपके संचालन में जो मोती जैसे शब्द बरस रहे हैं, मैं अपने शब्दों को भूल गई हूँ। तो मैं यहाँ इस कार्यक्रम के आयोजक, संचालक और टेक टीम सबका हृदय से आभार प्रकट करती हूँ, क्योंकि इतनी सुचारू रूप से इतनी बड़ी व्यवस्था को आप सब चला रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। और इसके साथ मैं अपनी पहली रचना अपने गुरु के श्री चरणों में अर्पित करते हुए आरंभ करूंगी। और इस रचना में मैं गुरुदेव को धूप दीप नैवेद्य से नहीं पूजा कर रही, मैं अपने मन के भावों को उनको अर्पित कर रही हूँ। तो श्री चरण इस कविता का नाम है। तो बहुत ये सुंदर, बहुत सुंदर। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में करती हूँ अर्पित, मन के भाव सारे आज तुझे हैं समर्पित। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में करती हूँ अर्पित, मन के भाव सारे आज तुझे हैं समर्पित। तृष्णा, लालसा और मन के सारे क्लेश, अहंकार, वासना और क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, पुष्पों की नहीं इन भावों की ले आई हूँ माला। कैसे करूं आराधना जब मन में इतनी ज्वाला। दुनिया की ये चमक धमक तुम कहते थे है माया, दुनिया की ये चमक धमक तुम कहते थे है माया। कर्मों का खेल है जीवन, श्वासों से बंधी काया। मन में उठती नित तरंगे, लेती नित नए संकल्प। मन में उठती नित तरंगे, लेती नित नए संकल्प। कैसे रोकूं इस प्रभा को, क्या है मेरा विकल्प। तुझ पर ही हूँ गुरुदेव अब पूर्णतः आश्रित, तुझ पर ही हूँ गुरुदेव अब पूर्णतः आश्रित। अपनी दया दृष्टि से करो मेरा मन परिष्कृत। फिर भर दो उसमें थोड़ी करुणा थोड़ी भक्ति, फिर भर दो उसमें तुम थोड़ी करुणा थोड़ी भक्ति। मोह माया को करके भंग दे दो थोड़ी धैर्य शक्ति। हृदय के विकार मिटाकर तुम दे दो ऐसी दृष्टि, हृदय के विकार मिटाकर तुम दे दो ऐसी दृष्टि। समत्व भाव से देख सकूं मैं प्रभु की अनुपम सृष्टि। तो मेरी दूसरी रचना एक श्रद्धा सुमन है हमारे घर के उन स्वजनों के लिए जो अब हमारे मध्य नहीं रहे, चाहे वो हमारे दादा दादी हों या माता पिता या बड़े भाई बहन। वो दैहिक रूप से हमारे साथ नहीं है, पर मुझे लगता है कि उनकी परछाई अनेक अन्य रूपों में सदा हमारे साथ चलती है। तो कविता का शीर्षक है वो नहीं है या फिर यही है। बहुत अच्छे, बहुत उत्तम विचार। धन्यवाद। हमारे बड़े कहीं जाते नहीं, वो यहीं रहते हैं हमारे मध्य। वो झलकते हैं कभी किसी के चेहरे से, कभी किसी की बातों के लहजे से, कभी किसी बच्चे के तेवर में, कभी किसी के संस्कार में, कभी किसी की मुस्कान में, कभी किसी के अभिमान में, कभी किसी के स्नेही स्वभाव में, कभी किसी के निश्चल अनुराग में। वो यही है। वो दीवारों में टंगी तस्वीरों में नहीं है, वो हमारे मानस में है।
हमारी ऊर्जा हमारे विश्वास में है, हमारे संकल्प हमारी साहस में है, हमारी प्रेरणा हमारे प्रयास में है, वो यही है। हमारे आचारों में, हमारे विचारों में, हमारी भावनाओं में, हमारे मूल्यों में, हमारे रीत रिवाजों में, हमारे रसोई के स्वाद में, वो यही है। स्थूल देह में नहीं, मगर एक सूक्ष्म अणु के रूप में, हमारे अंतर्मन के एकांत में, वो यही है, वो यही है, वो यही है। सुंदर। तो अगली रचना है प्रकृति। यहाँ पे आए अन्य अनेक कवियों ने प्रकृति पर कहा है, और खास करके कनाडा के बसंत के बारे में सभी ने कुछ कहा है और बहुत सुंदर और अद्भुत वर्णन किया है। तो जब मैं कनाडा शिफ्ट हुई थी तो जो प्रकृति के 4 रूपों को मैंने देखा था, ग्रीष्म, बसंत, शीतकाल और पतझड़, वो मेरे लिए एक बिल्कुल नया अनुभव था और ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। तो प्रकृति के इस पल पल बदलते रूप और मानव जीवन में मैंने जो समानता देखी है, उसी को मैंने इन पंक्तियों में उतारने की कोशिश की है। तो कविता शीत ऋतु के वर्णन से आरंभ होता है। उतार के सारे श्रृंगार धरा ने पहन ली श्वेत लिबास, उतार के सारे श्रृंगार धरा ने पहन ली श्वेत लिबास, ऐश्वर्य और वैभव को त्याग ज्यों ले ली हो बनवास। कल कल करते झील सरिता हो गए स्थिर निष्कंप, कल कल करते झील सरिता हो गए स्थिर निष्कंप, इठलाती सी पुष्प शाखाएं हो गए निर्जीव निस्तब्ध। बहुत सुंदर। धन्यवाद। अट्टहास करता निष्ठुर पवन करता सबको कंपित। ये खास करके जब मेरा पहला विंटर था तो जो हवा चलती थी वो बिल्कुल लगता था कि पवन हंसते हुए मुझे छपाड़ा मार रहा है। अट्टहास करता निष्ठुर पवन करता सबको कंपित, हिमाच्छादित प्रकृति कल तक थी सुसज्जित। मगर यह भी चिरस्थायी नहीं है, प्रकृति फिर बदलती है परिधान, तज के नीरसता एक बार फिर करती जीवन का आह्वान। निर्जीव निष्प्राण कणों में फिर से होने लगता स्पंदन, निर्जीव निष्प्राण कणों में फिर से होने लगता स्पंदन, कलियां खिलती नव पल्लव करते तरुवर का आलिंगन। हिम का हृदय पिघलने लगता दिखता सुखद सरोवर, हिम का हृदय पिघलने लगता दिखता सुखद सरोवर, सजती सवरती लजाती नव वधू सी सृष्टि लगती मनोहर। अमिट अविनाशी कुछ भी नहीं है, जीवन है हर पल परिवर्तन, अमिट अविनाशी कुछ भी नहीं है, जीवन है हर पल परिवर्तन, विनिष्ट होता हर कण परंतु होता फिर नव सृजन। सुख सौंदर्य आनंद सौभाग्य कुछ भी नहीं है चिरस्थायी, सुख सौंदर्य आनंद सौभाग्य कुछ भी नहीं है चिरस्थायी, शूरवीर महिम साम्राज्य काल करता सबको धराशायी। और आखिरी पंक्तियों में मैंने इस कविता का सार लिखा है। सृष्टि स्थिति प्रलय का चक्र चले निरंतर, सृष्टि स्थिति प्रलय का चक्र चले निरंतर, जन्म यौवन मरण ये खेल है चिरंतन। सुंदर, अति सुंदर। अगली रचना का नाम है बचपन वाला ननिहाल। और मुझे लगता है कि यहाँ हम सब जो है, हमारे बचपन में गर्मी की छुट्टियां सबकी ननिहाल में ही गुजरी होगी। और मेरा भी एक बहुत प्यारा सा ननिहाल था, 5 मामा मामियां और मौसियां। और जब हम सब गर्मी की छुट्टी में वहाँ बच्चे जमा होते थे तो वे एक वैवाहिक माहौल जैसा, शादी के घर जैसा माहौल हो जाता था। तो उन्हीं क्षणों को याद करके, उन यादों को, उन स्मृतियों के ऊपर मैंने ये ननिहाल पर एक चित्रण किया है। आजकल के बच्चों को तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, आजकल के बच्चों को वो मिस हो गया है। जी, स्वागत है आपका। स्मृति पटल पर अंकित है आज भी मेरा प्यारा ननिहाल, गर्मी की छुट्टियों का बस होता था यही एकमात्र ख्याल, पेटियों में कपड़े भर मन में उत्साह, न कोई फिक्र न कोई परवाह, राजधानी या कोलफील्ड में लगना और नानी के घर धमकना। राजधानी और कोलफील्ड ट्रेन का सफर भी उस जमाने का एक अलग आनंद होता था। जी जी। स्मृति पटल पर अंकित है आज भी मेरा प्यारा ननिहाल, गर्मी की छुट्टियों का बस होता था यही एकमात्र ख्याल, पेटियों में कपड़े भर मन में उत्साह, न कोई फिक्र न कोई परवाह, राजधानी या कोलफील्ड में लगना और नानी के घर धमकना। नानी श्वेत साड़ी में बड़ी साधारण सी लगती थी, मगर बरगद के वृक्ष सा विशाल उनका व्यक्तित्व पूरे घर पर छाया रहता था। हवन के मंत्रों से करती थी सवेरा,
मेरी नानी बड़ी अनुशासन प्रिय थी और हम सब बच्चों को 8 बजे हवन में बैठना पड़ता था। हवन के मंत्रों से करती थी सवेरा, घर के हर सदस्य पर रखती थी पहरा। नानी मानो एक धागा थी और हम सब मोती, जिन्हें पिरोकर वो एक सुंदर कंठहार बना रही थी। मेरी मामियां हॉल में बैठी कभी कुछ चुगती, कभी बिनती, कभी छांटती, सहमी सहमी सी रहती थी। कुछ संकोच, कुछ लज्जा की घूंघट ओढ़े रहती थी। छोटी उम्र में ही बड़े दायित्व उठाना सीख रही थी। नानी उनमें अपने कार्य कुशलता के बीज बो रही थी। मानो नानी के उस कंठहार के ये 5 हरे मनके थे, जिनसे वो इतना बहुमूल्य और सुंदर लगता था। मेरी माँ और मासियां, यहाँ आकर उनमें एक बदलाव आ जाता था, जैसे चेहरे पर एक मैके वाला रुतबा छा जाता था। यूं तो अपने भाई भाभीियों पर अपना एकाधिकार समझती थी, परंतु अन्य कोई उनके विरुद्ध कुछ शब्द भी कहे तो शस्त्र और शास्त्रार्थ के साथ तैयार रहती थी। मेरे मामा कर्मठ और निपुण अपनी अपनी मस्ती में रहा करते थे। हम बच्चों के अनूठे नाम रखते थे। कोई मितभाषी था, किसी से हम भयभीत रहते थे, किसी के संग योगा, किसी के संग पिकनिक। वो सब अपने अपने तरीके से हम पर स्नेह वर्षा करते थे। मेरे इस परिवार से मैंने बहुत कुछ सीखा। विनम्रता, आतिथ्य, मान सम्मान, एकता, सद्भावना, और ये सब धीरे धीरे मेरे आज में समाहित होता चला गया। आभारी हूं अपने भाग्य विधाता की कि उसने लिखा मेरे बचपन में एक दुलारा ननिहाल। तो अगली रचना का नाम है जननी, और माँ पर यहाँ पे सभी ने कुछ कुछ कहा है, और माँ ऐसा ही शब्द होता है कि उसके ऊपर लिखना ही पड़ता है हर कवि को। मगर ये माँ जननी जो है, ये एक विशेष माँ है जो अपने पुत्र को सरहद पर भेज देती है और वो वीरगति पा जाता है। वो तो चला जाता है, मगर उस माँ की व्यथा क्या होती होगी इसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकती, फिर भी मैंने कुछ लिखा है। मातृभूमि की यज्ञवेदी पर दिया पुत्र का बलिदान, कैसे चुकाएं ऋण तुम्हारा, कैसे करें सम्मान। मातृभेदी की यज्ञवेदी पर दिया पुत्र का बलिदान, कैसे चुकाएं ऋण तुम्हारा, कैसे करे सम्मान। केसर या दूध पिलाकर तूने दिया देश को प्रहरी, तटस्थ हिमालय सा खड़ा उसकी देशभक्ति गहरी। सीने पर ली गोली की देश रहे अखंड, ए जननी तुझे प्रणाम, तेरा साहस है प्रचंड। उसका नाम स्वर्ण अक्षर में शायद लिखे इतिहास, पर तेरे चित्त की व्यथा का किसे होगा आभास। बहुत शोर करता होगा तेरे हृदय का सन्नाटा, बहुत शोर करता होगा तेरे हृदय का सन्नाटा, तेरे मन की चित्कार को मां किसने है बांटा। वीर पराक्रमी योद्धा उसे मिली कितनी उपमा, वीर पराक्रमी योद्धा उसे मिली कितनी उपमा, तेरे हिस्से में आया सिर्फ अश्रुधार मां। उसने जग से प्रयाण किया पाकर यश सुकीर्ति, उसने जग से प्रयाण किया पाकर यश सुकीर्ति, तिमिर में जी रही तू नित जीवन का विष पीती। तो अगली रचना जो है ये थोड़ी सी हल्की फुल्की और भावुक रचना है। ये कमेंट्स आ रहे हैं सीमा जी, संयुक्त परिवार का सुंदर चित्रण आशा दी ने लिखा है। अंबिका शर्मा जी कह रही है बहुत सुंदर प्रस्तुति सीमा जी, और उषा रानी बंसल जी कह रही है कि एकदम सही, और रश्मि नीरज जी कह रही है सीमा जी दिल को छू देने वाली कविता में वो यही है, वो यहाँ यही है। सब किसी न किसी तरीके से अपनी जीवन में ये सब देख रहे, चित्रण आपने एक चित्रित कर दिया पूरा। धन्यवाद। चलें अगली कविता। तो अगली कविता है जो विदाई के समय माता पिता की उद्गार होती है एक बेटी के लिए। तो ये वैसे मैंने लिखा तो था अपनी बहन की विदाई के लिए, मगर ये हर माँ के मन का उद्गार है जो अपनी विदा होती है बेटी को शिक्षा भी देती है, आशीष भी देती है, और नए जीवन की शैली में कैसे रहना है ये भी बताती है। तो सुनो बिटिया, नन्ही बिटिया तुझे विदा करूं या नवजीवन में करूं सत्कार, भावनाओं से घिरा मन
बस आशीष देता बारंबार। वाह, अनंत विस्तृत गगन में ज्यों अकेला चांद खिले, इस भरे संसार में तेरी अलग पहचान बने। स्नेह वात्सल्य और ममता के कण बिखराना निज आंगन में, लज्जा मृदुलता और धीरता यही गहने जीवन में। हर प्रभात की पहली किरण लाए मन में नई तरंग, जीवन पथ पर छाई रहे इंद्रधनुष के सातों रंग। हर निशा सुसज्जित रहे फूलों की खुशबू से, शामिल संध्या मधुरिम बने सहस्त्र दीप ज्योति से। बन साजन की प्यारी सहचर शुभ यात्रा आरंभ करो, कर्म निष्ठा और शांति का वस्त्र भी धारण करो। सुंदर। स्वप्न सभी साकार हो, परिपूर्ण हो सब आशाएं, शक्ति और विश्वास का संगम बन तोड़ देना बाधाएं। और ये आखिरी पंक्तियों में माँ उससे कहती है, मिलन नहीं सिर्फ हृदयों का, ये बंधन दो परिवारों का। मिलन नहीं सिर्फ हृदयों का, ये बंधन दो परिवारों का। आंचल में छुपाए रखना अब लाज दोनों कुलों का। वाह, कर्म पथ पर आगे बढ़ना, छोड़ना ऐसी मिसाल। कर्म पथ पर आगे बढ़ना, छोड़ना ऐसी मिसाल। पीहर और ससुराल दोनों गर्व से हो निहाल। बहुत सुंदर। आजकल की पीढ़ी के लिए एक संदेश है कि विवाह जो है वो सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं, दो परिवारों का मिलन होता है। सही है। बहुत अच्छे विचार है। बहुत तो सुंदर। मेरे पास और समय है वधिया बिल्कुल, जी? आपके पास 5 मिनट और हैं। ठीक है, तो फिर मैं एक कविता है जो मैंने राजस्थान पर लिखी है, क्योंकि मैं राजस्थान से हूँ तो इसके लिए मुझे एक विशेष प्रेम है इस प्रांत का। और पधारो मारो देश। जी तो राजस्थान के सांस्कृतिक वैभव और ऐतिहासिक प्रसंगों को मैंने इसमें उतारने का प्रयास किया है। बहुत नामुमकिन सी चीज है, मगर फिर भी एक छोटा सा प्रयास है। रंगीलो रंगीलो मारो राजस्थान। जी जी धर्म योग और त्याग की भूमि, जय 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 हिंदुस्तान। इसके हृदय में बसा एक मोती, हमारा गौरव राजस्थान। उड़ती रेत सजीले ऊंट रंग बिरंगे परिधान, लोकगीत के मादक स्वर करे अतिथि का सम्मान। दाल बाटी चूरमा की मनुहार भरी थाल, कहीं एक तारा कहीं घूमर, कहीं ढोलक की मृदु ताल। कार्तिक के मेले में पुष्कर की अद्भुत होती शान, जगत पिता ब्रह्मा के मंदिर का ये एकमात्र स्थान। खिले दुर्ग और भुवन यहाँ, प्रहरी से खड़े शीश उठाए, सांझ ढले ये अक्सर कहती उर में छिपी गोप कथाएं। अरावली के मध्य खड़ा विराट दुर्ग कुंभलगढ़, अरावली के मध्य खड़ा विराट दुर्ग कुंभलगढ़, मेवाड़ी वीरों की शौर्य कथा सुनाता चित्तौड़गढ़। रेगिस्तान की तपती धूप से गढ़े इनके तलवार, दुश्मन आते सरहद पर तो बहती रक्त की धार। आतंकी घौरी पर आक्रमण का जिसने किया आह्वान, आतंकी घौरी पर आक्रमण का जिसने किया आह्वान, महाकाल बन कूदे अरी पर, वो थे पृथ्वीराज चौहान। भीषण विध्वंस संघर्ष हुआ रणभूमि थी हल्दी घाटी, भीषण विध्वंस संघर्ष हुआ रणभूमि थी हल्दी घाटी। राणा ने काटे मुगलों के शीश, शोणित से रंग दी माटी। अविचलित खड़ी थी पन्ना धाय, पन्ना धाई की कहानी हम सबको पता है। अविचलित खड़ी थी पन्ना धाय, ममत्व हुआ पाषाण, स्वामी भक्ति की वेदी पर दिया निज शिशु का बलिदान। कृष्ण पर कर श्रद्धा अपार, मीरा ने पिया विष का प्याला, कृष्ण पर कर श्रद्धा अपार, मीरा ने पिया विष का प्याला। पद्मिनी ने लिया संकल्प विराट, धधक उठी जौहर की ज्वाला। छत्राणी थी गरिमा कुल की, राजपूतों ने चुनी वीर गति, छत्राणी थी गरिमा कुल की, राजपूतों ने चुनी वीर गति। क्या इतिहास भुला पाएगा गौरा बादल से सेनापति। नर थे या वो अग्नि प्रखर, भुजबल पर था अभिमान, नर थे या वो अग्नि प्रखर, भुजबल पर था अभिमान। नारी उनकी शक्ति स्वरूपा, श्रृंगार उनका स्वाभिमान। पौरुष और सतित्व की भूमि, पौरुष और सतित्व की भूमि, जय 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 राजस्थान। ऋषियों की तपोभूमि, वंदनीय हमारा हिंदुस्तान।
वंदनीय हमारा हिंदुस्तान। और सीमा जी बहुत बढ़िया, आपकी कविताओं ने वाकई शब्दों का ताना बाना बुनकर एक चित्रण प्रस्तुत किया। मुझे तो लग रहा था कि मैं सभी वीरों के समकक्ष एक यात्रा में निकल पड़ा हूँ। राणा से लेके चेतक और चेतक से लेके पृथ्वीराज चौहान सबके साथ बहुत सुंदर चित्रण। और ये यही विशेषता होती है जब आप एक चित्रण प्रस्तुत करते हैं, ये एक विशेषता होती है अच्छी कविता की। कविता का आंतरिक पक्ष काव्य की आत्मा होती है। रसात्मकता, अनुभूति की तीव्रता, भाव और विचार का समावेश तथा कल्पना की सृजनात्मकता से उत्पन्न सौंदर्य बोध का संबंध कविता के आंतरिक पक्ष से है। इसके अंतर्गत भाव सौंदर्य, विचार सौंदर्य, नाद सौंदर्य और अप्रस्तुत योजना का सौंदर्य शामिल किया जाता है। आपकी कविताओं में ये सब हमें देखने को मिला। बहुत धन्यवाद। और मैं